शादी में आने से पहले। ये रिवर्सिबल होती हैं, चौथी स्टेज तक चीजें रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, आप रिवर्स कर सकते हो, मगर उसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगेगा। और मैं नहीं कहूंगा कि आप अकेले रिवर्स कर सकते हैं। ये आयरनी है कि बोथ द पार्टनर शुड बी विलिंग टू मेक इट वर्क। A single-handed effort is not going to work. Still, you can try, okay, but the willingness should be there in both the partner. Otherwise, it will be difficult to work. सिक्स्थ पे भी लोग कहते हैं बेबी कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये तो हम भारतीयों के नुस्खे हैं अलग अलग। कई बार कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द टीचर। नहीं तो पहले के जमाने के लोग क्या करते थे कि बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो इसकी शादी करा दो, बिगड़े हुए बच्चे की शादी करा दो। ठीक है, बट दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। दैट्स नॉट राइट, दैट्स टू रिस्की अप्रोच। मतलब सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं, मगर किसी सामने वाले बंदे की लाइफ आपने यूज करी है किसी को सुधारने के लिए, तो दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। हो सकता है फर्क पड़ भी जाए। तो कई बार लोग डॉग लेके आते हैं जब आपका रिश्ता, जनरली जिनको पहले से पेट लव नहीं है उनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर तीसरी स्टेज में पेट आता है घर में। अगर बच्चा नहीं आया तो पेट आ जाता है। तो डॉग क्या करता है कि डॉग आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री को इंप्रूव करता है। कई बार बच्चा भी आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री को इंप्रूव भी कर सकता है, कई बार बहुत डिक्रीज भी कर सकता है। क्योंकि जो अटेंशन और जो सिग्निफिकेंस आपको मिल रहा था रिश्ते में, अब सडनली मदर का जो सिग्निफिकेंस है वो बच्चे की तरफ चला गया है, तो नाउ दिस पर्सन इज डिप्लीटेड राइट ऑफ अटेंशन वैलिडेशन। नाउ कई बार ये वो फेज होती है जिस फेज में इंसान स्लिप होने लगता है थर्ड या फोर्थ स्टेज की तरफ। पहले डॉग आया बाद में, हाँ, तो मॉडर्न सोसाइटी में डॉग ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि घर का एक एनवायरनमेंट है ना, तो डॉग क्या एक प्लेजेंटनेस जॉय पॉजिटिविटी लेकर के आ जाता है घर के एनवायरनमेंट। मगर सब डॉग इसलिए नहीं लेते हैं, कईयों का बचपन से घर में रखा हुआ होता है तो एक उनका आदत ही होता है। ठीक है, तो अब देखें कि किया क्या जाए अब, व्हाट यू कैन डू टू रिवर्स इट। इसको रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं अब। ठीक है, उससे भी पहले थोड़ा एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि रिवर्स करने से पहले, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिसिटी। आर यू इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कि अगर हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं कि नहीं है। या फिर थोड़ी सी बात आज आपसे मैं एनपीडी की भी कर लेता हूँ सोल्यूशन पे आने से पहले, कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि आप में से कई लोग इसका जिक्र कई बार मेरे साथ में करते हैं क्लासेस के अंदर। तो आपके रिश्ते में अगर टॉक्सिसिटी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप रिश्ते के अंदर अगर आपका पार्टनर एक टॉक्सिक पार्टनर है, तो आप देखेंगे रिश्ता पार्टनरशिप की जगह ओनरशिप लगेगा। इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप देर विल बी एक्सप्रेशन ऑफ ओनरशिप। What if you move from fourth to sixth without going to, कर लेते हैं लोग ऐसा, कई बार लोग सेपरेट हो जाते हैं, बट वो सेपरेशन डाइवोर्स एक ही बात है ना। मतलब आपने लीगल नहीं किया उसे, बस कई बार लोग होते हैं दो अलग अलग हो जाते हैं और लीगली तोड़ते नहीं है, लेकिन अलग अलग रहते हैं, बस किसी और रिश्ते में भी नहीं जाते और अलग अलग रहते हैं।
तो ऐसा हो सकता है, मगर वो फिफ्थ स्टेज हो ही गई, आप अलग हुए मतलब फिफ्थ स्टेज हो ही गई है, राइट। कईयों में क्या होता है, अलग रहने से कई बार वापस रिवाइव भी करता है रिश्ता। इसलिए मैंने कहा कई बार रिवर्स हो जाता है, सिर्फ सेपरेशन होता है, फिर अलग रहते हैं तो एक दूसरे की नीड रियलाइज होती है, 5-6 महीना अलग रह करके देन दे कम क्लोज एंड देन दे स्टार्ट अगेन। कई बार ऐसे रिवर्स होता है। समटाइम इट कैन हैपन। तो टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर आपका पार्टनर एक एनपीडी पार्टनर है, नार्सिस्टिक पार्टनर है, तो उसके सिम्टम्स देखें क्या होते हैं कि एक नार्सिस्टिक पार्टनर, कई बार नार्सिज्म एक ऐसी चीज है कि कई बार आपके फादर या मदर भी नार्सिस्टिक हो सकते हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो नार्सिस्टिक पेरेंट्स के द्वारा पेरेंट किया गया है, ये बच्चा बहुत सारे ट्रॉमा से रहता है अंदर, ठीक है। इसकी सेल्फ एस्टीम, और नार्सिस्टिक अब्यूज से जब आप गुजरे थे, और नार्सिस्टिक पेरेंट या नार्सिस्टिक हस्बैंड या वाइफ, जनरली फीमेल्स कम होती हैं, मेल ज्यादा होते हैं, बट फीमेल्स भी होती हैं। तो जब आप उस रिश्ते से गुजरते हो, पहली चीज तो संभल, ये समझने में वक्त लगता है, और समझने के बाद भी बहुत मुश्किल होता है उसमें से बाहर आना। और जब आप लीगली या फिजिकली बाहर आ जाएं, उसके बाद भी आप सालों तक मेंटली उसमें से बाहर नहीं आ पाते। तो पहले तो देखें कि एनपीडी है क्या, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, कि जिन लोगों में ये एनपीडी होता है, इन लोगों के अंदर एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस भी एनवायरनमेंट में हूं, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग शुड फॉलो मी, आई एम एंटाइटल्ड। ये बड़ा एंटाइटल्ड अपने आप को समझते हैं। दे वांट डोमिनेंस, दे वांट कंट्रोल। जैसे ही किसी भी एनवायरनमेंट में है और इनका कंट्रोल कोई लेना चाह रहा है, दे विल बिकम एंग्शियस। ये बहुत ज्यादा एंग्शियस हो सकते हैं, एक्सट्रीम गुस्सा कर सकते हैं। तो फर्स्ट, एक्सट्रीमली कंट्रोल ड्रिवन है, सेल्फ इमेज, अपना ईगो बहुत ऊंचा रख के रखते हैं, मतलब कि जितना इन्होंने जिंदगी में उखड़ा नहीं होता है, उससे कई गुना ज्यादा ही अपने आप को समझ रहे होते हैं। समहाउ दे थिंक कि एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट मी, एवरीबडी शुड लव मी। इनको एक इलेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इनके अंदर रहता है। थर्ड, इनके एंगर इशू बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे ये बात कर रहे हैं और इनको ट्रिगर दे दिया, तो ट्रिगर दे दिया, तो दे कैन बिकम वेरी वायलेंट। जो कि बात इतनी बड़ी भी ना हो, बट स्टिल दे कैन गेट वायलेंट। फोर्थ, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल मैनिपुलेटर्स। ये बहुत अच्छे से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये इतने बड़े मैनिपुलेटर होते हैं कि ये रिश्ते में चीटिंग करके ब्लेम आप पे डाल देंगे,
और हो सकता है आपसे सॉरी बुलवा दें कि मैंने चीट इसलिए किया बिकॉज ऑफ यू एंड यू शुड बी सॉरी अबाउट इट। दिस इज कॉल्ड ब्लेम शिफ्टिंग। ये ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। तो इनकी हर गलत काम के लिए ये क्या करेंगे, समहाउ आप पे ब्लेम डाल देंगे। समटाइम दे डू गैस लाइटिंग। ब्लेम शिफ्टिंग इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कॉन्स्टेंटली ब्लेम शिफ्ट करते हैं ये। सेकंड, ये क्या करते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग मतलब कि आपको डिल्यूजनल बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप पे हाथ उठा दे और वायलेंस कर दे, और 10 मिनट बाद हो सकता है कि पानी का गिलास लाके आपको पानी पिलाने लगे आपके सर पे, हाथ पे, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सामने वाला ये डिल्यूजन में जाने लगता है कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, इस ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, एज इफ नथिंग हैपेंड। ये बिल्कुल क्लियरली आपके सामने किसी कही गई बात को झुटला सकते हैं और कंप्लीटली झुटला देंगे आपके सामने, सामने कही गई चीज को भी। सो एक्सट्रीमली मैन्युपुलेटिव होते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं, बहुत हाईलाइटेड सेंस ऑफ ईगो होता है, कंट्रोल चाहते हैं, बहुत एंगर इशू इनको रहता है, बहुत स्नैपी एंगर इनका चलता है। और ये मूड स्विंग इतना ज्यादा है इनका कि एक मोमेंट पे आप पे चिल्ला के बोला, और 10 मिनट बाद ही ऐसा कर देंगे कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। कंपल्सिव लायर होते हैं। इनके अंदर कंपल्सिव होता है झूठ बोलना, जिस चीज के लिए झूठ बोलना भी नहीं है उसके लिए भी झूठ बोलते हैं ये। दे आर कंपल्सिव लायर्स। मोस्टली दे आर करिज्मेटिक। ये बोसी पोजीशंस पे बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादातर कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे होते हैं ये। और इनका रूप असली आपको लगभग 6-7 महीने रिश्तों में रहते हैं। शुरुआत में दे आर एक्सट्रीमली नाइस टू यू, 6-7 महीने लगते हैं इनका असली रूप आपके सामने आने में। जब इनका असली रूप सामने आने लगता है तो ये बीच बीच में लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या होती है? लव बॉम्बिंग होती है कि फिर सडनली आपको बहुत प्यार देंगे, मतलब आपके लिए खाना बना देंगे, खाना आपको हाथ से खिला देंगे, और
फिर आपको मैनिपुलेट करने के लिए फ्यूचर में यूज करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। दे कैनॉट एक्सपीरियंस एम्पैथी। इनमें सिर्फ कॉग्निटिव एम्पैथी होती है, इमोशनल एम्पैथी नहीं होती इनमें। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब इनको आइडिया है कि एम्पैथी क्या है, और ये आपकी एम्पैथी को यूज करेंगे मैनिपुलेट करने